हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे जीवा क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने भारत के मैदान के अंतर्गत उत्तर भारत का मैदान के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम दक्षिण भारत के मैदान के अंतर्गत हम पढ़े थे। दक्षिण भारत के मैदान के अंतर्गत पश्चिम तट के मैदान, दक्षिण भारत के मैदान के अंतर्गत पढ़ चुके थे पश्चिम तटीय मैदान के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। तो हमने बताया था भारत के मैदान को अपनी सुविधा के अनुसार दो भागों में डिवाइड कर दिए हैं, उत्तर भारत के मैदान और दक्षिण भारत के मैदान। उत्तर भारत के मैदान हम पढ़ चुके थे पहली क्लास में। इसके बाद हम दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था दक्षिण भारत के मैदान के अंतर्गत दक्षिण भारत के मैदान को अपनी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में डिवाइड कर लिए थे, एक पश्चिमी तटीय मैदान, एक दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में हमने बताया था कि पश्चिमी तटीय मैदान से निकलने वाली अधिकतर नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर पश्चिमी घाट पर्वत से निकल के पूर्वी घाट पर्वत की ओर प्रवाहित होती है, जिस कारण से पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली नदियाँ पूर्वी तट को जगह जगह पर काट छाँट कर दी हैं। हमने ये चीज़ हम पिछली क्लास में पढ़ाया था और आज ही पढ़ा रहे हैं। इसी कारण से जो काट छाँट कर दी हैं, इन्हीं कारण से पूर्वी घाट पर्वत और पूर्वी तट के बीच में जो गैप बना है उसी को बोलते हैं मैदान। वही मैदान है। ये देखो, ये रेड लाइन और ये ब्लू लाइन के बीच में जो स्पेस है ना, वाइट कलर दिख रहा है, वही है अपना मैदान। तो उसी को बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। वो कैसे बना है हमने ये भी बताया था। ये बताया था कि पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली नदियाँ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ये नदियाँ इस पर्वत को यहाँ से निकाल करके इस पर्वत को ये काट करके यहाँ पर इस बालू पत्थर को यहाँ पर जमा कर दिए, जिस कारण से मैदान का निर्माण हुआ है। हमने यही बताया था। और यही बताया था पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली नदियाँ जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, वो नदियाँ एस्चुरियाँ बना करके डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली नदियों का वेग समुद्र तट के पास पहुंचते पहुंचते बहुत धीमा हो जाता है, जिस कारण से वो नदियां अपने साथ जो शिलाखंडों को बहा करके लाती हैं या अवसादों को जो बहा करके लाते हैं, उन अवसादों को समुद्र में दूर तक नहीं ले जा पाते, बल्कि समुद्र के तट के पास में ही छोड़ देते हैं। जिस कारण से वो नदियों का जो नदी प्रवाहित हो रही होती है, जिस कारण से उन नदियों की अनेक धाराएं अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं और समुद्र में उन शाखाओं के पानी, उन नदियों का पानी समुद्र में मिल जाता है, जिस कारण से अलग अलग शाखाएं प्रवाहित होती है, जिस कारण से यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। और ये डेल्टा जो है हमेशा उस जगह पर स्थिर नहीं रहता, बल्कि कई सालों के बाद धीरे धीरे चल करके इस डेल्टा का जो इस डेल्टा है, ये डेल्टा की जो मिट्टी है वो आगे खसक करके एक दिन यहाँ आगे आ जाती है। तो ये कोई 1 साल 2 साल की घटना नहीं है, ये बल्कि हजारों लाखों साल ऐसे लग जाते हैं, जिस कारण से वो उस ज़मीन का हिस्सा आगे जा पाता है। ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार उड़ीसा के उत्तरी भाग से लेकर के दक्षिण में तमिलनाडु के केप कोमोरिन तक है। इसको क्या बोलते हैं? केप कोमोरिन। हमने ये भी बताया केप कोमोरिन को ही क्या बोलते हैं? कुमारी अंतरीप। और इसी को ही कन्याकुमारी के नाम से भी जानते हैं। इसी को ही कन्याकुमारी। केप कोमोरिन के 3 नाम हैं। कुमारी अंतरीप, कन्याकुमारी और केप कोमोरिन। ये किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। क्लियर है? तो ये बता दूं, पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार उड़ीसा के उत्तर से लेकर के दक्षिण में तमिलनाडु के केप कोमोरिन तक विस्तृत है। उड़ीसा में पूर्वी तटीय मैदान को उड़ीसा राज्य में उत्कल तट के नाम से जानते हैं,
जबकि आंध्र प्रदेश राज्य में गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच में, ये डेल्टा बना हुआ है जो ट्रायंगल शेप में बना है, ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, और ये यहाँ पर भी डेल्टा है। ऊपर वाले नदी का नाम है गोदावरी, नीचे वाली का नाम है कृष्णा, और सबसे नीचे जो है उसका नाम है कावेरी। तो गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और आंध्र प्रदेश राज्य में गोदावरी और कृष्णा नदी के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है, उन डेल्टा गोदावरी कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच में जो पूर्वी तटीय मैदान है उसको हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं, उसको हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। जबकि तमिलनाडु राज्य में पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा में उत्कल तट के नाम से, उड़ीसा में उत्कल तट, और उड़ीसा के आगे आंध्र प्रदेश का जो जगह है, ऐसा तो नहीं कि ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में एक गोदावरी नदी प्रवाहित हो रही, अंदर ही प्रवाहित हो रही। तो उड़ीसा के और आंध्र प्रदेश के कुछ जगह में लेकर के उस क्षेत्र को पूर्वी तटीय मैदान का उत्कल तट, और उसके आगे जहाँ से डेल्टा बना है गोदावरी नदी का और दूसरा कृष्णा नदी का, इन दोनों डेल्टा के बीच के तट को उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। और कृष्णा नदी के डेल्टा के दक्षिण में केप के मूरिन तक के क्षेत्र को या तटीय मैदान को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ये तो था सामान्य परिचय। अब मैं जैसे बताऊंगा वैसे लिखते जाना है। अब हेडिंग में डालो पूर्वी तटीय मैदान, हेडिंग में लिखो पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान लिखो। पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण नदियों के डेल्टा क्षेत्र से मिलकर हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण नदियों के डेल्टा क्षेत्रों से मिलकर हुआ है। पश्चिम से पूर्वी तट की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों ने पूर्वी तट को जगह जगह पर काट छांट कर दिया है, जिस कारण से नदियां उन अवसादों को पूर्वी तट के पास ले जाकर जमा कर दी हैं। इन्हीं के कारण पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। या दूसरे शब्दों में कहें कि नदियों के जलोढ़ निक्षेप के कारण पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। आगे लिखोगे जलोढ़ निक्षेप में नदियां प्रतिवर्ष अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को बहाकर लाती हैं। जलोढ़ निक्षेप में नदियां प्रतिवर्ष अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को बहाकर लाती हैं। हमने यहाँ जब उत्तर भारत के मैदान के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, बांगर के नीचे तराई प्रदेश के आगे पढ़ रहे थे खादर जब प्रदेश की बात कर रहे थे, तो हमने ये बताया था कि नदियाँ हर साल अपने साथ अवसादों को बहा करके लाती है और उस अवसादों को ऐसे जगह में छोड़ जाती हैं जिससे कि उस नए क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे हम बांगर प्रदेश के नाम से जानते थे, और वह प्रदेश या वो क्षेत्र कृषि के उपजाऊ के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता था। हमने यही बताया था ना, तभी तो हमने यही बताया कि जलोढ़ निक्षेप में नदियाँ प्रतिवर्ष अपने साथ अवसादों को बहाकर के लाती हैं और उस क्षेत्र में पाट देती हैं या छोड़ जाती हैं। यही कारण है कि पूर्वी तटीय मैदान, ये जो पूर्वी तटीय मैदान है कृषि के लिए ज़्यादा उपजाऊ है। इसी कारण से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में धान की खेती
या महानदी बेसिन में धान की उपजाऊ या खेती सबसे ज़्यादा होती है। इसी कारण से छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि महानदी बेसिन में धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है या धान सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है, जिस कारण से उसे छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। आगे लिखोगे, पूर्वी तटीय मैदान विशेष रूप से धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है या उपजाऊ है या उपयुक्त है, कुछ भी लिख लो। नेक्स्ट लिखो आगे, कोरोमंडल तट पर कावेरी और अन्य नदियों ने कोरोमंडल तट पर कावेरी और अन्य नदियों ने पूर्वी घाट पर्वत को काट करके पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण किया है, जिस कारण से कोरोमंडल तट धान की खेती के लिए अधिक उपजाऊ है। नेक्स्ट लिखो, हुगली नदी के मुहाने से लेकर के यहाँ पर हुगली नदी मिलती है, तो हुगली नदी के मुहाने से लेकर के दक्षिण में केप के मोरिन तक या कुमारी अंतरीप तक पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है। पूर्वी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई तमिलनाडु राज्य में है। यह कोरोमंडल तट पर है। पूर्वी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई कोरोमंडल तट पर है। आगे लिखोगे, उड़ीसा में पूर्वी तटीय मैदान को उत्कल तट के नाम से जानते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश राज्य में गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच पूर्वी तटीय मैदान को उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। कृष्णा नदी के डेल्टा के दक्षिण में केप कोमोरिन तक पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है। पश्चिमी घाट पर्वत से आने वाली नदियाँ, पश्चिमी घाट पर्वत से प्रवाहित होने वाली पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आगे लिखोगे, आंध्र प्रदेश और पूर्वी तटीय मैदान में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर पुल्लिकट झील है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर पुल्लिकट झील है। पुल्लिकट झील यह एक लैगून झील है। पुल्लिकट झील पे आंध्र प्रदेश का अधिकार है या आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत पुल्लिकट झील स्थित है। इसी पुल्लिकट झील पे ही भारत का अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तमिलनाडु के तटीय मैदान को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो कोरोमंडल तट है ये तट का पूरा ज़्यादा विस्तार इसका तमिलनाडु राज्य पे, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, तमिलनाडु राज्य में कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। जबकि क्या है, कृष्णा नदी के दक्षिण में और केप कोमोरिन के उत्तर में पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पर भी कुछ लैगून झीलें हैं, जैसे उड़ीसा राज्य में चिल्का झील,
चिल्का लैगून झील, दूसरा आंध्र प्रदेश राज्य में पुलिकट झील। क्लियर है? तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, कल मिलेंगे, धन्यवाद।